ये योगी सरकार जो है भेदभाव पैदा कर रही है मुस्लिम हिंदुओं में, मुस्लिम हिंदुओं की राजनीति बीजेपी कर रही है। क्या योगी सरकार भड़क गई है मुस्लिम कौम से जब उन्होंने लोकसभा में उनको जिताया नहीं, कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट उनको नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं ये उसका दंड मुस्लिम लोग झेल रहे हैं। हमारा भारत बदल रहा है, एकता खत्म हो रही है बिल्कुल। तो लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद ही ये फैसला क्यों आया, पहले भी तो कावड़ महीना गया है, जबकि योगी सरकार ने ऐसा नहीं किया। क्या शिवानी जी, आप जले पे नमक छिड़कते हैं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। विपक्ष का भी बयान आया, कह रहे हैं कि भाई योगी सरकार जो है बौखला गई है, हार जो मिली लोकसभा चुनाव में, उसके बाद अब जो चुनाव होने हैं उसको लेकर वो नई नई रणनीति जानकर लेकर आ रही है। तो ऐसा है क्या, बौखला गई है बीजेपी सरकार? तौबा तौबा तौबा। जब आप अपने धर्म की इतनी चिंता करते हैं तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि अगर हिंदू धर्म के लोगों की चिंता सरकार कर रही है और आपके भी धर्म की चिंता अगर सरकार कर रही है तो आपको इसमें क्या आपत्ति है। अभी हाल ही फिलहाल में मैं मेरठ गई थी। मेरठ में एक मुस्लिम एरिया में गई थी। उस एरिया में जितने भी तमाम नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट थे, वो चाहे हिंदू के हों चाहे मुसलमान के हों, वो बंद थे पिछले 3 दिनों से। मुस्लिम समुदाय जो है ये तो कोर्ट तक पहुंच गया है इस बात को लेकर, कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का तो अस्तित्व ही नहीं है। तो ये किस तरीके की मतलब एक रुख बनता जा रहा है। आप एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात मत करिए। आप यही झूठ है जिसका हमें पर्दाफाश करने की जरूरत है। तो अभी जो हरिद्वार मार्ग वाला है, जहाँ पर कांवड़ियाँ जल लेने के लिए जा रहे हैं जिस मार्ग से होते हुए, तो वहाँ के हर मस्जिद हर मज़ार को ढक दिया गया है, टेंट से ढक दिया गया है, कपड़ों से ढका जा रहा है। आपकी उतनी भी सीटें नहीं है जितनी बीजेपी की अकेले आई हैं। सरकार बनाने के सपने तब देखिएगा जब कम से कम 3 डिजिट में तो आ जाए, और ये बता दीजिएगा, इस बात को स्पष्ट कर दीजिएगा कि अगले 5 साल तक क्या ये इंडी गठबंधन चलने वाला है, और अगर चलने वाला है तो राज्यों में भी चलने वाला है या सीधा लोकसभा में छलांग मारेंगे। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सच टॉक्स में, और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो आज मेरे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है जिनसे मैं चर्चा करूंगी आजकल की जो राजनीतिक किस्से जो चल रहे हैं, देश में चहल पहल जो जारी है, उन सब चीज़ों को लेकर बात करूंगी। तो मेरे साथ जो आज मौजूद है, अपने बेबाक अंदाज को लेकर जानी जाती है, अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी का भी कभी ना कभी वो अपने बयानों को लेकर शिकार भी हो जाती हैं, लेकिन हमेशा चर्चाओं में रहना उनका एक लक्ष्य बना हुआ है। तो आज हम बात करेंगे निखत अब्बास जी से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और देश भर में जो चर्चाएं चल रही हैं, राजनीति में जो चहल पहल है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शिवानी जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम। मैम देखिए, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करूँगी कि देखिए कांवड़ का दौर चल रहा है, नेम प्लेट जो एक मुद्दा सबसे ज़्यादा भी इस वक्त चर्चाओं में है। योगी जी ने एक नियम बनाया कि आप अपनी शॉप्स पर, ठेलों पर, रेहड़ी पर नेम प्लेट लगाइए, लेकिन कुछ लोगों ने और विपक्ष ने इसके अगेंस्ट खड़े हो गए, कह रहे हैं कि सामुदायिक हिंसा तो खुद योगी जी फैला रहे हैं, देश में भेदभाव फैला रहे हैं। किस तरीके से आप इस नेम प्लेट वाले बयान को देखते हैं? मेरी कौम, निखत अब्बास मेरा नाम है। मेरे नाम से ही हमारे देश में ऐसे चलन चलता है कि हमारे नाम से हमारी कौम का पता चलता है, और मैं मुसलमान हूँ। हम लोग एक जानवर है जिसको अंग्रेज़ी भाषा में, जिसके मांस को पोर्क कहा जाता है, जो हम नहीं खाते हैं। एक तरीके का मांस है, यानी झटका, जिसे हम नहीं खाते। हम सिर्फ हलाल मांस, मच्छी का प्रयोग करते हैं, सेवन करते हैं। अब किसी रेस्टोरेंट के बाहर, अब किसी रेस्टोरेंट को चलो भूल जाते हैं, बड़े बड़े चेन्स की बात करते हैं, जैसे KFC हो गया, डोमिनोज हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया। हिंदुस्तान में अक्सर आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ ये चेन्स हैं, वहाँ पर जहाँ पर चिकन मिलता है या नॉन वेजिटेरियन फूड मिलता है, वहाँ पर अधिकतर एक हलाल सर्टिफिकेशन का बोर्ड लगा होता है। अब हमारे ही देश में एक ऐसी कौम है, स्पेशली सिख ऐसी कौम है, जो हलाल नहीं खाते, वो सिर्फ झटका खाते हैं। अब जब वो झटका खाते हैं तो वहाँ तो झटका नहीं लिखा, सिर्फ हलाल लिखा है। अगर हलाल लिखा है तो या क्या ये कम्युनल वायलेंस को या सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना हुआ? कहीं से भी हुआ? क्योंकि वहाँ तो हलाल लिखा है, झटका भी तो लिख सकते थे। लेकिन अगर आप देखिएगा, कोई झटका लिख देगा तो ये कहेंगे कि देखिए हमारी कौम पर हमला हो रहा है, हमारी कौम को खाने भी नहीं दिया जा रहा है, हमारी कौम को इस चेन से दूर रखा जा रहा है, क्योंकि अब तो सिर्फ झटका मिलता है, जबकि इन्हें पता है कि हम तो सिर्फ हलाल खाते हैं। पर सिख कौम ने तो इस प्रकार की कभी बात नहीं करी। मतलब मुझे ध्यान नहीं है, हो सकता है आप या आपके दर्शक इस बात को बता पाएँ ज़्यादा, कि क्या कभी सिख कौम के मुँह से हमने इस बात को सुना है कि ये हमारे ऊपर सांप्रदायिक हमला है कि यहाँ पर झटके का मीट नहीं मिलता। लेकिन देखिए, मुस्लिम समुदाय जो है ये तो कोर्ट तक पहुंच गया है इस बात को लेकर कि हम तो कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ये योगी सरकार जो है भेदभाव पैदा कर रही है मुस्लिम हिंदुओं में, मुस्लिम हिंदुओं की राजनीति बीजेपी कर रही है। देखिए, सबसे बड़ा फैसला तो सर्वोच्च न्यायालय का होगा। हमारा कुछ उसमें
मैं तो कहूँगी हम तो बहुत छोटे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वही आला कमान है देश की और वो जो कहेगा वही होगा। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जब आप उस रेस्टोरेंट में जहाँ पर पोर्क मिलता है, जहाँ पर झटके का खाना मिलता है, वहाँ अगर आप नहीं खाना खाते हैं तो आपको इस बात से क्या आपत्ति है कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति को पहले बता दिया जाए कि भाई तुम यहाँ पर मत खाना क्योंकि यहाँ पर मांस मीट मच्छी मिलती है जो तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट कर सकती है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पूछते हो पोर्क मिलता है, आप कहते हो जी हम यहाँ नहीं खाएंगे। या किसी मेन्यू कार्ड में पढ़ते हो, आप समझिए अगर किसी मेन्यू कार्ड में पोर्क लिखा नहीं है लेकिन वो पोर्क किसी दूसरे टेबल पे सर्व कर रहा है तो आपके लिए कितना बड़ा झटका होगा। आप तो तौबा 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 करके बाहर निकल जाएंगे और कहेंगे कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। तो जब आप अपने धर्म की इतनी चिंता करते हैं तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि अगर हिंदू धर्म के लोगों की चिंता सरकार कर रही है और आपके भी धर्म की चिंता अगर सरकार कर रही है तो आपको इसमें क्या आपत्ति है। साफ सीधी सी बात है, एक ऐसा महीना है सावन का जिसमें जो लोग नॉनवेज अगर खाते भी हैं हिंदू भाई बहन तो वो लहसुन प्याज तक का सेवन नहीं करते क्योंकि व्रत भी होते हैं, सोमवार के सोमवार व्रत, और कई लोग कावड़ यात्रा पर जाते हैं। मैंने तो कई लोग ऐसे देखे हैं जो सिर्फ फलाहार करते हैं कावड़ यात्रा करते हुए। तो लहसुन प्याज मांस मच्छी अगर उस चीज़ से छुए हाथ से वो खाना खा लेंगे तो उनके जो यात्रा है उसमें मैं कहूँगी अड़चन आने वाली बात है। तो इस चीज़ से अगर बचाया जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? इसको कम्युनल आप बना रहे हो, सरकार नहीं। देखिए मैम, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद ही ये फैसला क्यों आया? पहले भी तो कावड़ महीना गया है, जबकि योगी सरकार ने ऐसा नहीं किया। क्या योगी सरकार भड़क गई है मुस्लिम कौम से जब उन्होंने लोकसभा में उनको जिताया नहीं? कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट उनको नहीं मिली तो कहीं ना कहीं ये उसका दंड मुस्लिम लोग झेल रहे हैं। शिवानी जी, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, यही झूठ है जिसका हमें पर्दाफाश करने की ज़रूरत है। अभी हाल ही फिलहाल में मैं मेरठ गई थी। मेरठ में एक मुस्लिम एरिया में गई थी। उस एरिया में जितने भी तमाम नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट थे, वो चाहे हिंदू के हों चाहे मुसलमान के हों, वो बंद थे पिछले 3 दिनों से। अभी हाल ही में जब मैं गई तो उन्होंने कहा पिछले 3 दिनों से बंद है और कावड़ में बंद रहेंगे। मैंने कहा अच्छा, ये जो अभी नोटिफिकेशन आई है उस कारण, क्योंकि उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है। नहीं, ये तो मैम हर साल होता है। ये हर साल होता है और इस समय बंद कर दिया जाता है क्योंकि कावड़ यात्रा निकलती है। तो ये देखिए, ये जो लोग हिंसा फैला रहे हैं, जो लोग हिंसक बातें कर रहे हैं, इन्हें उन दुकानों से कोई लेना देना। ये जो दुकानदार हैं, जो मुसलमान कौम है चाहे हिंदू कौम है, अगर मांस मच्छी उस समय बेच रहे हैं तो वो भी अपने आप को इन चीज़ों से बचाते हैं क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि हमारे हिंदू भाई बहनों को कोई कष्ट ना हो। आप देखिए जामा मस्जिद में कितनी दुकानें हैं। जामा मस्जिद सारे मुसलमानों की तो दुकानें हैं नहीं, वहाँ पे हिंदू भाइयों की भी दुकानें। लेकिन रमज़ान के महीने में वहाँ दिन में जब तक इफ्तारी नहीं होती शाम को, सारे खाने की दुकानों पे पर्दा डाला होता है। जिनका रोज़ा नहीं है वो जाके पर्दे के पीछे खा लेते हैं, जिनका रोज़ा होता है वो शाम को जब इफ्तारी होती है तब खाते हैं। क्यों पर्दा डलता है मालूम है? क्योंकि आपका रोज़ा है, अगर आपके सामने कोई खाएगा तो शायद आपका भी दिल ऐसा हो जाए कि मुझे भूख लगी है, तो उस चीज़ से बचाने के लिए। तो जो हिंदू भाई बहनों के वहाँ पे रेस्टोरेंट हैं वो भी अपनी दुकान के आगे पर्दा डाल लेते हैं। वो तो नहीं कहते कि हमारी दुकान पे आपत्ति आ रही है कि भाई हमारा तो दिन का जो दिनचर्या है और जो हम पैसे कमा सकते हैं वो तुम्हारी वजह से कम कमाएंगे क्योंकि हमें पर्दा डालना पड़ रहा है। लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर खाने का सामान मिलता है? तो इस तरह का मैं कहूँगी, जो तभी हम कहते हैं गंगा जमुना तहजीब, जो हिंदू और मुसलमानों में भाईचारा, ये सब एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा मुद्दा बनाने के विपक्ष को हो गया, जैसे कि आपने कहा विपक्ष कह रहा है या ओवैसी साहब हो गए, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई है? मैम, जैसे आपने बात करी अभी पर्दे की, तो पर्दे वाला मुद्दा अगर हम उठाएं तो अभी जो हरिद्वार मार्ग वाला है जहाँ पर कांवड़ियाँ जल लेने के लिए जा रहे हैं जिस मार्ग से होते हुए, तो वहाँ के हर मस्जिद हर मज़ार को ढक दिया गया है, टेंट से ढक दिया गया है, कपड़ों से ढका जा रहा है ताकि जो हिंदू जो कांवड़ियाँ जो लेकर जा रहे हैं वो उसको ना देखें। तो कहीं ना कहीं तो सेम बात हो गई कि वहाँ पर ढक रहे हैं, ढक के। तो ये किस तरीके की मतलब एक रुख बनता जा रहा है? हमारा भारत बदल रहा है, एकता खत्म हो रही है। बिल्कुल आपको बताती हूँ, सरकार ने तो ऐसा नहीं बोला नहीं, हाँ जी, कि मस्जिदों पे मज़ारों पे कपड़ा ढकिए। अगर वहाँ पर आपसी सहमति से कोई ढक रहा है तो वो उनका विषय है, हमें उसमें नहीं पड़ना चाहिए। और आप ज़रूर बता रहे हैं, मैं इस बात से वाकिफ़ नहीं हूँ कि वहाँ पर मज़ारों पे मस्जिदों पे कपड़ा ढका जा रहा है। मैं ये जानती हूँ सरकार ने इस प्रकार की ना नोटिफिकेशन जारी करी है, ना सरकार ने कहा है कि आप मस्जिदों को ढक दो। लेकिन हाँ, और ये भी बड़ी अजीब सी बात होगी कि अगर हमारा हिंदू भाई ये कहेगा कि मैं कावड़ यात्रा लेने जा रहा हूँ, मैं नॉनवेज का तो समझ आता है, वो कहेगा कि मेरी अगर नज़र मस्जिद या मज़ार पे पड़ जाती है तो मेरी कावड़ यात्रा भ्रष्ट हो जाएगी। मेरा भगवान इतना छोटा नहीं है, मेरा अल्लाह इतना छोटा नहीं है। तो मुझे लगता है ये जो
पर्दा डलवा रहे हैं या जिन्होंने पर्दा डाला है वो शायद वही कहते हैं ना, 5 उंगली बराबर नहीं होती। तो कुछ ऐसे तत्व मार्केट में हैं, कौम में हैं, जो एक दूसरे को भड़काने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग होंगे, क्योंकि ना सरकार ऐसा चाहती है, ना आप और हम ऐसा चाहते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि पीछे की कोई रणनीति हो सकती है, साजिश हो सकती है इसके पीछे की। जी देखिए, अगर देखा जाए तो इस फैसले के बाद से बहुत लोग भड़के हैं। विपक्ष का भी बयान आया, कह रहे हैं कि भाई योगी सरकार जो है बौखला गई है। हार जो मिली लोकसभा चुनाव में, उसके बाद अब जो चुनाव होने हैं उसको लेकर वो नई नई रणनीति जानकर लेकर आ रही है। तो ऐसा है क्या, बौखला गई है बीजेपी सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ एनडीए के साथ सरकार बनाई है, तीसरी बार सरकार बनी है। मुझे लगता है कि इस बार पैरों तले जमीन खिसकी है कांग्रेस पार्टी की और समाजवादी पार्टी की, कि एक साथ इंडी गठबंधन आने के बावजूद इनकी तो उतनी सीटें भी नहीं हुई जितनी बीजेपी अकेली लाई है। 240 सीटें भी नहीं आई हैं। बीजेपी की 240 है ना। जो तमाम जो इनके बीजेपी के खिलाफ लड़े, चाहे इंडिया अलायंस में, चाहे वो आपके ममता बनर्जी हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, इनकी तो सबके मिला के 240 भी नहीं आई। कुछ तो 99 जो अपने आप को राष्ट्रपति कहते हैं वो 3 डिजिट में भी नहीं आ पाए। तो काहे की खुशी मना रहे हैं और काहे का कह रहे हैं कि बीजेपी बौखला गई है। बौखलाहट तो आपकी कि सारा विपक्ष एक तरफा हो गया, फिर भी आप बीजेपी को नहीं हरा पाए। लेकिन राहुल गांधी, मैम देखिए, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि भाई जीते तो हम हैं। मोदी जी को तो जो जीत मिली है भीख में मिली है। टीडीपी और जेडीयू ने जो भी सीटें दे दी उसके आधार पर जीत गए हैं और असली जीत के तो हकदार हम हैं। शिवानी जी, आप जले पे नमक छिड़कते हैं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए, अगर कोई व्यक्ति मान रहा है कि अगर उनकी 99 सीट आई हैं और वो जीते हैं, तो सोचिए उनकी जीत का स्तर कितना छोटा है। मैं तो खुश हूँ उनके लिए कि वो इसमें भी खुश हैं। देखिए कितना हमें उनसे सीखना चाहिए कि छोटी छोटी खुशी में खुश होना चाहिए आपको, कि 99 सीट भी आई है, राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद, आपको पीएम कैंडिडेट बोलने के बावजूद आप बड़े खुश है कि हम जीते, तो अच्छी बात है। बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ आप जीते हैं, क्योंकि आपके विपक्ष में सबसे ज्यादा सीटें आई हैं। लेकिन सरकार किसने बनाई है? देश की जनता ने किसको प्रधानमंत्री के तौर पर चुना है? किसने देश को आगे बढ़ाने के लिए? क्योंकि वहाँ के लोग ज्यादा लिटरेट नहीं थे, अब वहाँ का लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, बच्चियाँ आगे बढ़ रही हैं, स्कॉलरशिप्स देने की बात हो रही है। मुझे लगता है किसी भी प्रदेश को अगर सशक्त बनाया जा रहा है तो राहुल गांधी को इसमें खुश होना चाहिए, ना कि इस प्रकार की दगियानुसी बातें करनी चाहिए। रही बात कि सरकार बौखला गई है और बदला ले रही है और किसी को मदद कर रही है, देखिए मैं फिर दोहराती हूँ, आपकी उतनी भी सीटें नहीं है जितनी बीजेपी की अकेले आई हैं। सरकार बनाने के सपने तब देखिएगा जब कम से कम 3 डिजिट में तो आ जाए। और ये बता दीजिएगा, इस बात को स्पष्ट कर दीजिएगा कि अगले 5 साल तक क्या ये इंडी गठबंधन चलने वाला है, और अगर चलने वाला है तो राज्यों में भी चलने वाला है या सीधा लोकसभा में छलांग मारेंगे। और अगर सीधा लोकसभा में छलांग मारेंगे तो 6 महीने पहले बात करिएगा, आज मत बोलिए गठबंधन की। और अगर बात करनी है तो फिर हर राज्य में एक साथ होकर लड़िए, फिर हम मानेंगे कि आपका गठबंधन है और हो सकता है अगली बार आप थोड़ी और बेहतर सीट ला पाएं। देखिए मैम, अगर विपक्ष की और बयानों की हम बात करें तो अभी जैसे लोकसभा चुनाव की जीत के बाद मंत्रिमंडल का जो बंटवारा हुआ उसमें भी कहा कि भेदभाव और परिवारवाद हुआ, अपने आपस में ही खेल लिए। अमित शाह को उनका वही पद दे दिया, राजनाथ को वही पद दे दिया, आपस में वही सीतारमण को वही पद दे दिया, लेकिन जो बदलाव होने थे वो नहीं किए हैं। ऐसे ही अब बजट में भी इन्होंने सेम चीज़ कर दिया, अपना कर्ज चुका दिया, बाकी के लोग मुंह देखते रह गए। मैं जानना चाहती हूँ कौन सा बदलाव चाह रहे थे? मतलब जब मंत्रिमंडल, मुझे याद है जब अभी महीना भर 1.5 महीने पहले जब मंत्रिमंडल आया था, तब तमाम कांग्रेस पार्टी के लोग और प्रवक्ता छाती पीट पीट कर कह रहे थे टीवी पर बैठकर कि देखिए इस बार तो अपने मंत्रियों को बिठाना पड़ गया, भीख में दूसरों को मंत्रालय देना पड़ा। मुझे याद है जब चिराग बाबू को दिया था तो किस प्रकार की बातें करी थी कि ये तो आपको कॉन्सोलेशन प्राइज दिया है, इस प्रकार की बातें करी थी कि आप लोगों को भीख में 2 लोगों को बांटना पड़ रहा है। अब आप कह रहे हैं कि आपने ज्यादा मंत्रिमंडल में चेंजेस नहीं करे। आप एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात मत करिए, आप एक स्टेटमेंट बोलिए, या तो चेंजेस करें या तो नहीं करें। पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार एनडीए ने सरकार बनाने के बाद मंत्रिमंडल इक्वल तरीके से एक दूसरे में बटा है ताकि सब एक साथ लेकर सरकार को आगे बढ़ा सकें। और सिर्फ एनडीए के गठबंधन के साथ, उसके अलावा ये भी देखा जाता है कि कौन सी स्टेट से, कौन सी लोकसभा से कौन व्यक्ति आ रहा है, और जहां पर अगर किसी को मंत्री बनाया जाएगा तो उससे वहां पर क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उस लोकेशन को, उस लोकसभा को क्या फायदे होंगे, उस प्रदेश से, हर एक प्रदेश से एक मंत्रालय से रिप्रेजेंटेटिव सबको मिलना चाहिए, तभी राज्य मंत्री भी बनाया जाता है लोगों को एक ही कैटेगरी में। तो इस प्रकार की चीज़ें सब देखी जाती हैं। बट मैं समझती हूँ क्योंकि राहुल गांधी ने ना ही कभी ऊपर से ये सारी चीज़ें मैनेज करी हैं, ना ही कभी ऐसी सरकार में रहे हैं जिसमें वो मंत्री बन पाया, तो उन्हें मंत्रिमंडल समझना थोड़ा मुश्किल है। पर हाँ,
अब आपको देखना चाहिए, तसल्ली से बैठकर समझना चाहिए कि किसने किसको कितना मंत्री बनाया है और कितना देश का फायदा हो रहा है। देश का विकास ज़रूरी है। किस पार्टी को कहाँ से मंत्री बनाया, कौन सा मंत्रालय दिया, इसमें अगर आप ना ही घुसे तो अच्छा होगा। देखिए, राहुल गांधी की बात करें तो लोकसभा चुनाव तो हो गया है, लेकिन राहुल गांधी अभी भी लगे हुए हैं आम जनता के बीच उनका जाना और जानकर, जैसे कुछ कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट भी करते हैं कि कोई मोची के पास जाके बैठ गए, कहीं सलून पे जाके वो लोगों से बात करने लगे। तो कहीं ना कहीं ये उनका स्टंट है कि आपस में जनता के साथ एक ऐसा रिलेशन बना लेना कि जनता अगली बार उन्हीं को चुने। देखिए, जिस व्यक्ति ने जनेऊधारी बनने के बाद माथा टेकने, माता रानी के दरबार में माथा टेकने के बाद और ये कह दिया हो भगवान श्री राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, मैं जनेऊधारी हूँ लेकिन भगवान श्री राम का अस्तित्व ही नहीं है, तो इनसे बड़े नाटकबाज और क्या हो सकते हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप जनेऊधारी हैं क्योंकि आपको एक तरफ का वोट बैंक चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जब राम मंदिर की बात आती है कि भगवान श्री राम का तो अस्तित्व ही नहीं, आपने जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तब आप कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का तो अस्तित्व ही नहीं है क्योंकि आपको एक तरफ का वोट बैंक चाहिए। तो ये तो चीज़ें वो शुरू से करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। उन्हें वाकई अगर गरीबों से लेना देना होता, गरीबी उन्हें समझ आती, तो उनकी सरकारों ने जिस प्रकार किसानों के खिलाफ जो मैं कहूँगी जो इन्होंने कर्जा माफ़ करना था वो मध्य प्रदेश में नहीं करा, जिसकी वजह से इनकी सरकार टूटी। जो राजस्थान में जितने किसान हैं उन्होंने आत्महत्या करी, आंकड़ा बढ़ता जाता है। अगर इन्हें वाकई गरीबों की चिंता होती, गरीब लोगों की चिंता होती, तो ये हर पॉलिसी, हर स्कीम और किसानों का बहुत ध्यान रखते। और फिर फ़ोटो खिंचवाने के लिए, सिर्फ एक डायलॉग और एक बाइट देने के लिए ये उन गरीबों के पास ना जाते जिनकी ज़रूरत इन्हें बहुत सालों पहले थी। चलिए मैम, देखिए हमने ये सब चीज़ें तो बातें कर ली, अभी यूपी की राजनीति की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, सबसे ज़्यादा योगी जी को लेकर कह रहे हैं कि भाई योगी जी को बदल के केशव प्रसाद मौर्य आ सकते हैं और बीजेपी में ये बहुत बड़ा खेला होने वाला है कुछ ही समय में और उसको लेकर रणनीतियाँ भी बन रही हैं। तो क्या मैम इसमें सच्चाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि एक आम कार्यकर्ता को भी, हमने देखा है एमपी और राजस्थान में, एक आम कार्यकर्ता को किसको पता था एक प्रदेश का महामंत्री प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा। इनफैक्ट जब 2017 में यूपी में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तब किसी को नहीं पता था कि योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तो ये एक ऐसी पार्टी है, ज़मीन से कार्यकर्ता को उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और जो बाकी बड़े नेता हैं उन्हें और भी जिम्मेदारी दी जाती है क्योंकि उस समय उस व्यक्ति की ज़रूरत वहाँ पर होती है। ये मैं एक आम बात कह रही हूँ, नेचुरल सी बात, कि हो सकता है आज मैं नहीं कह रही कि योगी जी, पर किसी एक XYZ व्यक्ति की जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता है उसकी ज़रूरत शायद आज वहाँ नहीं वहाँ है। जैसे जाहिर सी बात है पार्टी को लगा होगा कि शिवराज सिंह चौहान जी की ज़रूरत कैबिनेट में है, केंद्र में है सरकार को, तो हमें उनकी ज़रूरत है, उनकी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, तो इसीलिए उनको केंद्र में लाया गया। जैसे खट्टर साहब को लाया गया, इसलिए नायाब भाई को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये रिशफलिंग चलती रहती है। लेकिन यूपी में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये मैं आपसे और तमाम लोगों के मुंह से तो सुन रही हूँ, पार्टी के मुंह से कभी सुना नहीं। इस प्रकार की चीज़ें मुझे लगता है हमें इनसे बचना चाहिए। बहुत छोटी बात है क्योंकि कल को अगर ऐसा नहीं हो तो खिल्ली उड़ जाएगी। तो इन जो तमाम नेता इस प्रकार के बयानबाजी दे रहे हैं, इन्हें इस प्रकार की बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि लोकसभा का चुनाव था, 7 सीटें दिल्ली में बढ़ चुकी थी, टिकट बढ़ चुके थे भारतीय जनता पार्टी को। थोड़े टाइम बाद कांग्रेस के लवली साहब ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, टिकट बढ़ चुकी है, लेकिन कांग्रेस से लवली साहब आए और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी। सुबह ज्वाइन करी, शाम को आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज जी का ट्वीट आया कि सुनने में आ रहा है कि पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा का टिकट काटकर लवली जी को दिया जा रहा है। याद है वो ट्वीट? खूब चर्चा हुई, आप जैसे चैनलों ने ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई कि क्या कट सकता है टिकट हर्ष मल्होत्रा का, क्या लवली की एंट्री हर्ष मल्होत्रा का टिकट काट देगी। वो याद होगा आपको समय, क्या हुआ ऐसा? ऐसा ना हुआ। हर्ष मल्होत्रा उल्टा तो जीते आज राज्य मंत्री भी हैं। तो इस प्रकार की बातों से हमें बचना चाहिए। और आप जब मंत्री हो, इतने बड़े नेता हो, तो इस प्रकार की जब आप बातें करते हो और भगवान ना करे ऐसा ना हो तो आपका मजाक उड़ जाता है और आपको बड़ा इमेच्योर नेता मान लिया जाता है, तो अपनी इमेज पे आप डेंट लगाते हैं। तो मुझे लगता है इस प्रकार की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। कल को अगर ऐसा होता है कल बात करिएगा। मैम, सवाल तो ये भी बनता है, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी चुनाव के बाद जो जीत उनको मिली है उसके बाद से कंधों का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो भी वो उनका फैसला होता है वो फैसला पीछे से आता है लेकिन जुबान सिर्फ उनकी होती है। ऐसा है क्या? फिर वही बात, कॉन्ट्रडिक्टरी बात। कभी आप कहते हैं कि एनडीए की सुनी नहीं जा रही है और एनडीए में तो इतनी घमासान चल रही है, सरकार कभी भी गिर जाएगी। अभी राहुल गांधी ने बोला था 2.5 साल में सरकार गिर जाएगी, 2 साल में गिर जाएगी, देखिएगा क्या होता है, उधर के नेता हमारे पास आ जाएंगे, हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री बनेगा। अब आप कह रहे हैं कि जी पीछे से जो बोलते हैं वो आगे बोल देते हैं।
मैं तो ये भी मानती हूँ एनडीए गठबंधन का मतलब क्या है? गठबंधन का मतलब तो ये है ना कि आपसी सहमति से ऑल पार्टी मीटिंग में, जब एनडीए की ऑल पार्टी मीटिंग होती है, जब टेबल पर बैठकर एक डिसीजन को रखा जाता है, एक प्रस्ताव रखा जाता है, जब वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसको पेश किया जाता है, यही होता है और यही सलीका है। घर के 4 व्यक्ति हैं तो चारों व्यक्ति को आपस में डिस्कशन करके ही एक डिसीजन लेनी है ना। ये एक व्यक्ति कहेगा जी मैं वही करूँगा, भाई आप सोच लो, कभी आप कहते हो कि पीएम जो हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो तानाशाही हैं और उनके अलावा किसी की चलती नहीं। कितनी दफ़ा हमने सुना है शिवानी कि सिर्फ चलती है तो देश में और पार्टी में और एनडीए में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की चलती है और अमित शाह की चलती है, वो चाणक्य हैं और वो बता रहे हैं और प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि पीछे जो बताया जा रहा है वो मैम कहा तो ये भी जा रहा है, जैसे अमित शाह की बात है कि अमित शाह ही चाहता है योगी जी को उनके पद से हटाना और केशव प्रसाद को उनकी सीट देना, ऐसा है? मैंने तो आपको पहले भी कहा ना, देखिए इस तरह की बातों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ, मैं तो बहुत छोटी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जब बड़े बड़े नेता मंत्री इस प्रकार के बयानबाजी दे देते हैं, राज्य सरकारों में बैठे मंत्री, सरकार के बड़े दिग्गज नेता दे देते हैं, तो इस प्रकार की बयानबाजी से अगर आप नहीं बचेंगे तो कल आप इमेच्योर नेता कह दिए जाएंगे। कहीं ऐसा नहीं हुआ तो अगर हो गया तो पार्टी बताएगी कि क्यों डिसीजन लिया, और नहीं हुआ तो भी पार्टी बताएगी कि क्यों डिसीजन नहीं लिया। पार्टी को जो सही लगेगा, जो देश की जनता के लिए, उस राज्य की जनता के लिए सही होगा, और जिसकी एक्सपर्टीज जहां सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत पार्टी और देश की जनता, राज्य की जनता को होगी, वो होगा। हमें आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। हम सरकार नहीं चलाते, हम तो बाइट दे रहे हैं छोटी सी। हम उस योग्य भी नहीं है कि हम उस डिसीजन में घुस पाए, ये रियलिटी है। मैम अपना आखिरी और अगला सवाल आपसे कर लेते हैं। देखिए आज हाई कमान मीटिंग चल रही है दिल्ली में सीएम योगी की, तो उसमें कह रहे हैं कि भाई वो रणनीति बना सकते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, और जो भी गलतियां उनसे पिछली गलतियां हुई हैं लोकसभा चुनाव में उसको सुधारने को लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, उनका पद तो जा रहा है तो शायद वो कुछ बातचीत करने गए हों, मनाने गए हों। तो इस चीज़ को लेकर भी आपका क्या कहना है? साथ ही कहाँ कमी बीजेपी पे मतलब सीएम योगी से लोकसभा चुनाव में रह गई है, क्या अब उनको बदलाव करने चाहिए? इसको लेकर आपका क्या कहना है? सीएम योगी से क्यों रही है? कमी तो कार्यकर्ता की भी रही होगी, कमी तो किसी मंत्री की भी रही होगी, विधायक की भी रही होगी, सांसद की भी रही होगी, मुख्यमंत्री की भी रही होगी और सरकार में बैठे अन्य लोगों की भी रही होगी। कमी तो हम ऐसे नहीं है कि किसी की एक जीत है तो वाह वाह हम ले ले, मीठा मीठा तो घप घप, पर कड़वा कड़वा थू थू। देखिए पूरी इस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता से कुछ ना कुछ तो कमी रही है, और उस कमी को कैसे भरना है, उसको कैसे आगे ठीक करना आने वाले चुनावों में, वो मंथन करने का विषय है और मंथन हो भी रहा है। हम शायद यहाँ बैठे हैं लेकिन पार्टी इस बात पर ऑलरेडी चर्चा कर चुकी है और पार्टी अपनी कमियों को समझ चुकी है और उस पर काम कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में थोड़ा समय है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि डे 1 से जब से सरकार बनी है, उसके बावजूद हमने सरकार बनाई, उसके बावजूद जो कमियां हम में रही हैं वहां पर काम कर रहे हैं, उन सीटों पर भी काम चल रहा है। मैम आपके हिसाब से क्या वो कमियां रही हैं? मुझे लगता है देखिए कुछ शायद हो सकता है ऐसा हुआ हो कि लोगों से इंटरैक्शन में लोगों की जो ज़रूरतें थी उनको हम शायद नहीं समझ पाए, और कई बार एंटी इनकम्बेंसी भी एक चीज़ होती है। 10 साल सरकार बनने के बाद हमारे यहाँ भारत में क्या है ना, जब सरकार में मतलब जब लोकसभा के या विधानसभा के चुनाव होते हैं, मैं लोकल चुनाव तो नहीं कहूँगी पर विधानसभा और लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तब लोग दिल से डिसीजन लेते हैं, इमोशनल डिसीजन लेते हैं। तो कई बार एंटी इनकम्बेंसी भी होती है कि इस बार नहीं, हमें अपने सांसद से ये शिकायत है, इस बार हम इन्हें नहीं चुनेंगे, हम उन्हें चुनेंगे, या वोट ही देने नहीं गए तो जाहिर सी बात है दूसरी पार्टी का फायदा हो जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती रहती हैं और मुझे लगता है यही मज़ा है लोकतंत्र का, और उस मज़े का आप मज़ा ले रहे हो। आज फिर सरकार हमने बनाई है, चौथी बार देखेंगे सरकार बनेगी तो भी अच्छा, नहीं बनेगी तो भी जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री सांसद हैं आपको ज़मीन पर कार्यकर्ता के साथ काम करते हुए लोगों के विकास के लिए मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मैम आपको लग रहा है कि थोड़ा इस बार हो सकता है सरकार आने में खेल वे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तो बहुत ही मैं अभी लोकसभा की बात कर रही थी अगले बार, क्योंकि 3rd टर्म ही हो गया। अभी मैं विधानसभा की अगर चर्चा करूं तो विधानसभा में 2 बार बड़ी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है और अभी 3 साल हैं। आत्ममंथन हमने जैसे कहा कि करना शुरू कर दिया है कि कहाँ कमी रही है, उन कमियों पर ध्यान दिया जाएगा, और मुझे लगता है कि तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। क्योंकि एक बात, हम ग्रेटर नोएडा में बैठे हैं उत्तर प्रदेश के, मैं 2017 से ग्रेटर नोएडा में हूँ जब से सरकार बनी है। मैंने 2017 से पहले का भी ग्रेटर नोएडा देखा और 2017 के बाद भी देखा, और 2017 और 2018 में भी ज़मीन आसमान का अंतर था, क्योंकि तब तो सरकार बनी थी। स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, किस प्रकार नुक्कड़ों पे
लड़कियों के साथ ईव टीजिंग होती थी। रात को 9 बजे के बाद अंधेरा होते अगर आपके पास SUV यानी बड़ी गाड़ी नहीं है, ऊंची गाड़ी नहीं है, सेडान है या छोटी हैचबैक है, तो वो लेके मना कर दिया जाता था। जब हम शिफ्ट हुए थे तो हमें भी कहा जाता था कि आप छोटी गाड़ी है तो आप निकलिएगा मत, लोग दबोच लेते हैं। इस प्रकार की चीज़ें हम सुनते थे। लेकिन आज आप आइए रात को 2:30-3 बजे भी वापस आपको स्ट्रीट लाइट्स भी मिलेगी, इतनी लाइटिंग मिलेगी कि आपको कोई चिंता नहीं, और गाड़ियाँ भागती हुई मिलती हैं, तो कोई चिंता का विषय है नहीं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आया है। किस प्रकार ये रोमियो गैंग अब बैठ गई है हमें पता है। ईव टीजिंग अब नहीं होती, हमने देखा किस प्रकार गुंडे मवाली गैंगस्टर्स को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। अगर वो भाग रहे हैं तो उनको किस प्रकार का सबक सिखाया जा रहा है, तो ये हमने देखा है लॉ एंड ऑर्डर में। और महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षा जो हम पहले देखा करते थे 2017 से पहले। मुझे एक महिला बता दीजिए अगर आपने देखी हो टोल नाका पे टोल कलेक्ट करते हुए। आज जब किसी भी टोल पे जाएंगे तो महिलाएं टोल नाका पे टोल कलेक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि वो आज सशक्त हो गई हैं। उन्हें मालूम है कि आज मुझे टोल मांगते हुए कोई गोली मारकर नहीं जाएगा। पहले तो मार देते समाजवादी पार्टी की सरकार में। तो ये सारी चीज़ें बदली हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा मैम देखिए, गुंडा राज तो जैसे अगर बात करें, गुंडा राज तो CM योगी की सरकार में ज़्यादा कहा जाता है। यूपी में गुंडा राज फैल गया। हाँ, गुंडों को अगर मार कर अगर आप ये कहेंगे कि गुंडा राज है तो भैया कह लो। मैं तो कह रही हूँ बहुत खुशी की बात है कि गैंगस्टर को मारा जा रहा है, और आप कह रहे हो कि सरकार में जो बैठे वो गैंगस्टर को मार रहे हैं इसलिए गुंडे हैं। तो कोई बात नहीं, ऐसे गुंडे होना अच्छी बात है। इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। गुंडा राज पहले आप मुझसे छोड़िए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ की बात करूंगी। आप किसी भी अभी आप जाएंगे, आपके पास कैमरा भी है, आपके पास माइक भी है, आप खुद भी अच्छी वक्ता हैं। हमारे कैमरा जो चला रहे हैं भाई साहब वो भी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप किसी भी महिला को पकड़ लीजिएगा और पूछ लीजिएगा योगी जी का नाम मत लीजिएगा, 2017 से पहले हश्र पूछ लीजिएगा और 2017 के बाद पूछ लीजिएगा। ऑटो से महिलाओं को कूदना पड़ जाता था। अगर शेयरिंग ऑटो होता था ना तो महिलाओं को कूदना पड़ जाता था अपनी जान और अपनी चेन और अपने कान के बूंदे बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय कहीं पे भी गुंडे मिल जाते थे। आज वो गुंडा राज नहीं है। चलिए, तो मैम देखिए, अभी बस एक चीज़, जिस चीज़ को लेकर मैं आज खास बातचीत आपसे करने आई थी, वो आखिरी में भी मैं सवाल करती हुई जा रही हूँ। क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है? क्या मुस्लिमों को खतरा है बीजेपी की सरकार में? इस चीज़ को लेकर मैं आपसे जानना चाहूँगी। और देखिए, देखा जाए तो अभी कांवड़ियों की अगर हम बात कर रहे थे तो अभी हम मुजफ्फरनगर की बात करें तो वहाँ पर खुद कांवड़िया 4 मुस्लिमों की बैठी गाड़ी में उनकी गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, उनको बाहर निकाल रहे हैं। तो किस हक से हम ये कह सकते हैं कि हिंदुओं के साथ मुस्लिम गलत कर रहे हैं? यहाँ तो हिंदू खुद मुस्लिमों के साथ गलत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस तरीके से आप इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करेंगी, बताएंगी कि क्या सच में बीजेपी की सरकार में मुस्लिमों को खतरा है? 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मेरा नाम निघत अब्बास है। जितनी बेबाकी से मैं अब बात कर लेती हूँ 2014 से पहले नहीं कर पाती थी। बात साफ है, अगर मैं मुसलमान हूँ और अपने हक और अपने अधिकार की बात आपके टीवी चैनल से नहीं सबके चैनलों से बात कर रही हूँ, और बेबाकी से मेरे जैसे आपने कहा इंटरव्यू दिखाया भी जाता है, कई बार कंट्रोवर्सी भी होती है, और आज भी अगर मैं सशक्त हूँ, सुरक्षित हूँ और सशक्त हूँ तो मतलब हर मुसलमान सशक्त भी है और सुरक्षित भी है। रही बात जो आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान की लड़ाई, ना भारतीय जनता पार्टी ने कल किया था, ना आज करेगी, ना कल। अगर ऐसा करेगी तो सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, जनता उसे चुनकर बिठाएगी नहीं तीसरी मर्तबा। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं उत्पात मचाने वाले वो, लेकिन वो हर तरफ है। जैसे आपने कहा कि कुछ हिंदुओं ने ऐसे करा, मैं ये मानती हूँ ये किसी धर्म से नहीं आते। अगर मुसलमान है तो वो भी मुसलमान धर्म से नहीं आते, ना ही हिंदू है तो हिंदू धर्म से आते। ये लोग गुंडे हैं, इनका गुंडागर्दी ही धर्म है। इन्हें हिंदू और मुसलमान से, भगवान से, शिव शंकर से और अल्लाह से कोई लेना देना नहीं है। ये उत्पात मचाने वाले लोग हैं, ज़िंदगी भर यही करते रहेंगे। ये उन कट्टरपंथियों के टट्टू हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत में देश की जनता के बीच में सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगी उग्रवाद को बढ़ावा दिया है। कट्टरपंथी वो हैं जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को भड़काने का काम करा है। इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आज एक खास बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि एक बार फिर से निखत अब्बास ने अपने बेबाक अंदाज में हमारे सारे सवालों का जवाब दिया है। एक भी जवाब देने से वो मुकरी नहीं है और सारे हमारे सवालों का उन्होंने जवाब जो है अपने तरीके से दिया है। तो अब उनके जवाबों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कितना सहमत हैं उनकी राय से और उनके सवालों से और उनके जवाबों से? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो बने रहें सच टॉक्स के साथ।